जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप भी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे थे तो ये बात आप समझ गए होंगे कि इंडिया के पास अपर हैंड था, पाकिस्तान की गर्दन भारत के हाथ में थी। उसके बावजूद जब कल भारत ने सीज फायर को फॉलो किया तब हर कोई हैरान था। और वो हैरानी ज़्यादा देर तक के लिए टिकी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर करीब 2 ढाई घंटे के बाद में ही उसका वायलेशन भी कर दिया था। और हर एक इंडियन यही कहने लगा कि पाकिस्तान है कुत्ते की दुम की तरह, जो हमेशा टेढ़ा ही रहेगा। तो फिर आखिर हमने उसके ऊपर भरोसा क्यों किया और क्यों हमने सीज फायर के लिए हाँ बोल दिया? डोनाल्ड ट्रंप का जो इसमें पूरा मीडिएशन की बात सामने आई कि भैया उन्होंने ट्वीट करके बताया, उसने भी काफ़ी सारे सवाल रेज किए कि आखिर किस तरीके से सब चीज़ों ने काम किया और क्यों अचानक से सब चीज़ें जो इंडिया के फेवर में चल रही थी वो बदल गई। देखिए, पाकिस्तान क्या कहता है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी बेवकूफ़ आवाम को खुश करने के लिए ही सब कहता है। लेकिन बात ये है कि हमने अपनी मिलिट्री का 10% भी यूज़ नहीं किया था और पाकिस्तान ऑलरेडी घुटने पर था। 11 एयर बेसेस उनके तबाह हो चुके थे। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया ने सीज़ फायर के लिए एग्री कर दिया? आज देर शाम को ये सब बातें धीरे-धीरे निकल कर आना शुरू हुई, नज़रें पड़ी तो चीज़ें क्लियर होना भी शुरू हुईं। और सवाल मेरे मन में यही आया कि जब सब चीज़ें हमारे सामने ही थी तो फिर आखिर हमने इन चीज़ों को मिस कैसे कर दिया? कल जब पाकिस्तान ने सीज़ फायर को तोड़ा, ड्रोन्स ने श्रीनगर के ऊपर अटैक किया, शायद वैष्णो देवी के ऊपर भी, तब न्यूज़ चैनल्स लगातार इन चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे थे। ट्विटर के ऊपर पोस्ट आ रहे थे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था। हर जगह पर इस बारे में डिस्कशन किया जा रहा था, लेकिन फिर एकदम से हर जगह सन्नाटा पसर गया। न्यूज़ गायब हो गई, ट्वीट्स डिलीट हो गए। आर्मी ने कहा कि भई कुछ भी नहीं हुआ है। एमईए की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग करी गई और उसमें भी कुछ अजीब सा, कुछ सॉफ्ट चीज़ें दिखाई पड़ी। ऐसे में दिमाग पर जब ज़ोर डालते हैं, तो याद करने की कोशिश करते हैं, तो इंडिया ने पाकिस्तान के दरअसल न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया था। जो 11 बेसेस की बात आ रही है, सरगोडा करके जो एक एयरबेस है, उसके पास में ही किराना हिल्स करके एक जगह है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट न्यूक्लियर बेस बताया जाता है। और ये बात कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी थी कि इंडिया ने इतने नज़दीक से उनके इतने बड़े एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमला किया। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में पाकिस्तान का दिल टूट गया और इसीलिए वो पगला सा गया। इसीलिए सीज़ फायर के लिए मान भी गया। हालाँकि एक बात ये भी है कि सीज़ फायर के लिए मानने का उसके पास कारण एक ये भी था कि उसको पैसा मिल गया था। लेकिन न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चाइना और अमेरिका के लिए भी। और इसीलिए ये चीज़ कही जा रही है कि पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ पीस के लिए नहीं माना है। शायद उन्होंने डीजीएमओ कॉल पर इंडिया के साथ बदतमीज़ी या गलत तरीके से ही बात की होगी कि भैया हम बटन दबा देंगे अगर तुम आगे बढ़े तो। बटन किसके? न्यूक्स के। अमेरिका को भी उसने शायद यही चीज़ बोली होगी कि हम ये गेम गंदा और कर देंगे। और अमेरिका ने झट से इस बात में इंटरफेयर किया होगा, सबको रोका होगा। इंडिया को कॉर्नर किया होगा, नॉट बिकॉज़ वी वर स्केयर्ड, पर इसीलिए क्योंकि न्यूक का खतरा था। पाकिस्तान एक पागल देश है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें दिमाग नहीं है, वो लॉजिकली नहीं सोचते। वो फ्यूचर का नहीं सोचते। वो आज देश को लूटने में लगे हुए हैं, उनको कल के लिए देश की चिंता नहीं है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो भारत का सोचेंगे? और इसीलिए सब कुछ सडनली बंद कर दिया गया। अगर दुनिया को पता चलता कि हम कितने करीब थे इतने बड़े डिजास्टर के, तो ये ग्लोबल पैनिक क्रिएट कर सकता था। एक बात और, पाकिस्तान में भी पिछले कुछ दिनों में, आप इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में आपको समझ में आएगा कि इन पास्ट 24 आवर्स पाकिस्तान हैज़ हैड वन क्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 3.4। इसके अलावा पिछले 30 दिनों की यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कि पाकिस्तान में 27 अर्थक्वेक ऑब्जर्व किए गए हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 2 से ऊपर था और 5.7 से कम था। मतलब 3 अर्थक्वेक्स आए हैं जिनका कि मैग्नीट्यूड 5 से ऊपर था, 14 अर्थक्वेक आए हैं जिनका मैग्नीट्यूड 4 से 5 के बीच में था, 8 अर्थक्वेक आए हैं जिनका मैग्नीट्यूड 3 से 4 के बीच में था और 2 अर्थक्वेक्स आए हैं जिनका मैग्नीट्यूड 2 से 3 के बीच में था। सिर्फ 30 दिनों के अंदर एक ही रीजन में इतने बड़े मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आना, ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कि आप बोल दें कि चलो ठीक है, नेचुरल चीज़ है। हर बार सेम जगह सेम पैटर्न, ये नेचुरल नहीं हो सकता। और इसीलिए डाउट जाता है कि शायद न्यूक एक्टिविटी का यहाँ पर कुछ साइन था, कुछ टेस्टिंग यहाँ पर चल रही थी। इंडिया को शायद ये सब पहले से पता था, क्योंकि इस बारे में एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने वॉर के समय पर भी अपने एयर स्पेस को सिर्फ इसीलिए सिविल एयरलाइंस के लिए ओपन करके रखा था कि इंडिया किसी भी तरीके से इस तरफ आके इंटरवीन ना करे। और इंडिया को शायद ये सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया था और इसीलिए बताया जा रहा है कि इंडिया की तरफ से अमेरिका को इन सब चीज़ों की भी डिटेल्स दी गई कि अमेरिका ऐसी कुछ हरकत भी प्लान कर रहा है। ऐसे में अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। सीज फायर अब वीकनेस की तरह नहीं लग रही है, बल्कि ये एक क्लिफ के किनारे पे खड़े होकर एकदम पीछे हटने जैसा था।
और अब उन्होंने फिर से सीज फायर को तोड़ दिया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बस थोड़ा सा थम गया है। रिसेंट एस्केलेशंस जो हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान ने इनके बीच में, इसने वाकई में सबका ध्यान खींचा है, स्पेशली जब इंडिया ने 11 पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर प्रिसाइज स्ट्राइक किया था। इनमें से एक पर्सपेक्टिव से एक की टारगेट जो कि किराना हिल्स के नाम से जानी जाती है, उसको भी हिट किया गया था, जो न्यूक्लियर वेपन्स और कन्वेंशनल एमिनेशन का हार्ड एंड स्टोरेज साइट है पाकिस्तान में, मुशाफ एयरबेस, सरगोड़ा एयरबेस के पास में। ये स्ट्राइक, जिसमें मल्टीपल इंडियन मिसाइल्स और बॉम्ब्स यूज हुए थे, इन्होंने सीरियस कंसर्न रेज कर दिया था। किराना हिल्स कोई ऑर्डिनरी साइट नहीं है, मैं बार बार इस बारे में जिक्र कर रहा हूँ, आप इस बात को समझिए। ये पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर आर्सेनल का स्टोरेज है, और इस स्ट्राइक ने पाकिस्तान की लीडरशिप के दिल में डर बैठा दिया कि उनका न्यूक्लियर डिटरेंट खतरे में है। जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं उनके मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स पे मल्टीपल हिट्स हुए थे, जिससे पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिक्योरिटी का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने ट्विटर के ऊपर इससे रिलेटेड पोस्ट को शेयर करके रखा है, तस्वीरों को साझा करके रखा है, वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिएगा, यहाँ पर दिखा नहीं सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसी अटैक के बाद में पाकिस्तान का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में एक बहुत बड़ा पैनिक फैल गया। सिचुएशन उस समय इतनी एस्केलेट हो गई कि उन्होंने तुरंत अमेरिका से उस समय हेल्प मांगी। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी के लिए सीज फायर की रिक्वेस्ट करी, साइटिंग थ्रेट्स टू इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। ऑब्वियस सी बात है, अब ये पाकिस्तान है तो ये रिक्वेस्ट गिड़गड़ाने के वे में नहीं करेगा, ये धमकी के वे में करेगा। और इसीलिए इंडिया ने कहा था कि हम तो उनसे बात कर चुके हैं, बारी उनकी है। अब ये बात यहीं पर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अमेरिका का पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को प्रोटेक्ट करना एक कोवर्ट अंडरस्टैंडिंग है। हिस्टोरिकली यूएस ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी और स्टेबिलिटी इंश्योर करने में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी दिखाया है, जो शायद एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान ने यूएस की तरफ आखिर क्यों रुख किया, जबकि उसका असली बाप तो एक तरीके से चाइना बन के बैठा हुआ है, जिसके पास वो हर बात हर चीज़ के लिए पहुंच जाता है। पाकिस्तान की इसी अर्जेंट रिक्वेस्ट के जवाब में यूएस ने न्यू दिल्ली को कॉल किया और सीज फायर पे कंसिडर करने के लिए कहा। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या यूएस या पाकिस्तान ने इंडिया को सीज फायर के बदले कोई बार्गेनिंग चिप ऑफर करी है? वैसे ये स्ट्राइक्स इंडिया के लिए बड़ी मिलिट्री सक्सेस ही थी। सवाल अब भी है कि यूएस का इस सिचुएशन में इंडिया पे कितना लेवरेज था सीज फायर के लिए। एनिमी और डीएस ने पब्लिक के दिमाग में वही नैरेटिव बनाया है, मैं यहाँ पर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि हमारे दुश्मन ने और वहाँ की आर्मी ने, वहाँ की जो पब्लिक है, जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की पब्लिक, उनके दिमाग में एक वही नैरेटिव सेट किया है जो चाहते हैं। उनकी सरकार कितनी बुरी फेल हुई, उनकी आर्मी कितनी बुरी कुटी हो, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ डिससेटिस्फैक्शन कोई भी नहीं झेल सकता। और यही वजह है उनकी इस समय की चेयरिंग की। रफाल को डैमेज करने का ये सब जो स्टोरीज निकल कर सामने आ रही ना, ये उनकी इलिटरेट आवाम के लिए। असली वजह उनकी सेलिब्रेशन की सिर्फ डिप्लोमेटिक विक्ट्री है और कुछ भी नहीं। पर हमारी गवर्नमेंट पे आपको भरोसा रखना चाहिए। सवाल आपका उठाना आपका काम है, लेकिन ट्रस्ट रखना चाहिए। ये नैरेटिव, ये सेलिब्रेशन, ये चीयरिंग ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। जल्दी ही ये सब कुछ खत्म होगा। यूएस ने इंटरवीन क्यों किया, ये सवाल भी अगर आपके जहन में है तो मैं आपको बता दूं। मुझको जो चीज़ समझ में आती है उसमें सिर्फ एक ही सिनेरियो चल रहा है कि पाकिस्तान अपनी आदत के मुताबिक अपने न्यूक्लियर एसेट्स को मूव करते हुए एक ड्रामा क्रिएट कर रहा था। ये शायद मिसाइल टीएल्स या फिर न्यूक्लियर वेपन्स का मूवमेंट हो सकता है नोन स्टोरेज साइट से। अब जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जो मैंने आपको बताया अभी कि किराना हिल्स पे स्ट्राइक किया गया इंडिया की तरफ से, जो कि सरगोड़ा एयरबेस के पास में। किराना हिल्स वेपन्स एमिनेशन और न्यूक्लियर और ऑब्वियसली न्यूक्लियर आर्सेनल का एक मदर लोड बताया जाता है। ये सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए अगर इन फैक्ट्स पे अगर आप गौर करो। पहला तो यही कि कुशाब न्यूक्लियर प्लांट जो है वो किराना हिल्स से 50 किलोमीटर दूर है। एज द क्रो फ्लाइज, ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरा, सरगोड़ा एयरबेस पाकिस्तान के एरियल न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म का घर है, यानी कि F-16 का। किराना से सीधे लाइन में हार्डली 10 किलोमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर F-16 को नुकसान पहुंचता है तो इनडायरेक्टली अमेरिका को नुकसान पहुंचता है, और अमेरिका को नुकसान पहुंचने का मतलब ये है कि जो उसकी ग्लोबल लीडर वाली इमेज बनी हुई है कि हमको तो कोई टच भी नहीं कर सकता, वो टूट जाएगी और उसका बिजनेस जो है उसको डेंट पहुंचेगा। अब मेरा कैसे यहाँ पर यह है कि सीक्वेंस कुछ ऐसा रहा होगा कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स को मूव किया होगा ऐसे वक्त या तरीके से जिससे कि अमेरिकन उसको पिक नहीं कर पाए। अगर पिक किया तो बहुत पॉसिबल है कि इंडिया ने भी ये इवेंट्स को पैरेलल में पिक किया होगा,
और एक मिसाइल सीधा उनके न्यूक्लियर वेपन्स के मदर लोड पे फायर किया गया, जिसका कि एक तस्वीर भी निकल कर सामने आई है कि टनल के गेट के ऊपर वो बम पड़ा है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी भी हथियार को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों को बताने के लिए किया गया था कि हम तुम्हें देख रहे हैं। पर अमेरिकन के बारे में ये बात दुनिया जानती है कि जहाँ पर बात जुर्रत की आती है वहाँ पर ये लोग पैनिक मार जाते हैं, और ये बात तो इतिहास में भी लिखी है। लेकिन यहाँ पर टर्निंग पॉइंट था इंडिया का एयर स्ट्राइक करना 9 मई और 10 मई की सुबह को। ये इंडिया का लिटरली हेल फायर था। यूएस सेक्रेटरी को और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से बात करने के बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स डॉक्टर एस जयशंकर को कॉल किया और बताया कि पाकिस्तान बात करने के लिए रेडी। इंडिया ने क्लियर किया कि टॉक सिर्फ डीजीएमओज के बीच में ही होनी चाहिए, किसी और के बीच में नहीं। पाकिस्तान डीजीएमओ ने इंडियन काउंटर पार्ट से 1 बजे से लेकर 1 बजे करीब 10 मई का टाइम मांगा था। ये बात नोट कर लीजिए कि इंडिया ने 7 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ को इन्फॉर्म किया था कि उसने सिर्फ और सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही स्ट्राइक्स किया है, पर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। उसने टाइम तब मांगा था जब इंडिया ने एयर बेसिस पे स्ट्राइक किया था, और एयर बेसिस पे स्ट्राइक करने का मतलब ये था कि पाकिस्तान की गर्दन के ऊपर हमला करना। पाकिस्तान इस समय दुनिया को यही बता रहा है, अपनी आवाम को यही बता रहा है कि वो जीत गया, पर असल बात यह है कि अब उसको भी समझ में आ गया है कि यहाँ पर चीज़ें बद से बदतर हो चुकी हैं, क्योंकि भारत को अब वो सब जगह पता चल चुकी हैं जहाँ पर कि ये अपने काले मंसूबों को अंजाम दे रहा था। लेकिन असली चिंता की बात है अमेरिका का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट। अमेरिका का हमेशा से ही पाकिस्तान में इंटरेस्ट सिर्फ एक पालतू कुत्ते के तौर पर रहा है कि उनको पाकिस्तान को एक कुत्ते की तरह पालना है, उसको टाइम टाइम पर पैसे की बोटी फेंकते रहना, जिससे कि उसकी वफादारी पाकिस्तान अमेरिका की तरफ रहे। हालांकि ये कुत्ता भी कोई वफादार नहीं है, चाइना से भी बोटी खाता है, अमेरिका से भी बोटी खाता है, लेकिन पाकिस्तान को भी ये बात पता है कि अगर वो इन बोटियों को नहीं खाएगा तो भारत के सामने वो टिक नहीं पाएगा। आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।